हाय आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। आज हम देंगे यहाँ पर गाइडेंस, करेंगे प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस, करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी बोर्ड एग्जाम्स के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता है तो हम उसको रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। स्टार्ट करने से पहले मैं 4 सीरीज हमारी इंट्रोड्यूस कर दूं। अगर आप फिजिक्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या पहली बार यहाँ पर आए हैं या आपको हाई लेवल फिजिक्स प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो फिजिक्स का लेवल है वो पढ़ना है, सो दिस इज द थर्मोडायनामिक्स का वन शॉट जहां से आप ओरिजिनली फिजिक्स पढ़ सकते हो। ये सीरीज का इंटेंशन है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में फिजिक्स को कवर करना, जिन लोगों को लिखने या एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं, सो दिस इज अवर स्पेशल न्यूमेरिकल सीरीज, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। उसके अपार्ट में अगर आप फिजिक्स प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वाइवा क्वेश्चंस के साथ, सो दिस इज अवर प्रैक्टिकल सीरीज। ओके, तो ये 4 सीरीज हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जो चारों जगहों से, चारों दिशाओं से बोर्ड एग्जाम्स को कैप्चर करने में मदद करती हैं। हैविंग सेड सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थर्मोडायनामिक्स के पीवाईक्यूज थोड़ा सा हमको डिफरेंट एक रिजल्ट देते हैं। क्या करते हैं, थर्मो के पीवाईक्यूज हमको थोड़ा सा डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। सो मैं क्या कहना चाहता हूं समझते हैं। पहला क्वेश्चन, दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये तो सबको पता है, ज़ीरोथ लॉ कहता है कि अगर आपका T0 और TA या T1 दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, T1 और T2 अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 मैं कह सकता हूं T0 और T2 भी सेम टेम्परेचर पे होंगे। ये तो कहता है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये एक एमसीक्यू है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सम है, ठीक है कर लेंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन क्या आया है थर्मोडायनामिक्स से? क्वेश्चन आया है इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम डिफाइन करना है मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चन कुछ बड़ा आएगा, बड़ा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक का डेरिवेशन कुछ होगा, बट 2025 में आपको इतना सही आया है। ठीक है, 2024 का देख लेते हैं। सो साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस में आपका डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी के बराबर है, डब्ल्यू आपका वर्क डन के बराबर है, देन हीट सप्लाई किसके बराबर होगा? सो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस आपका जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आके खत्म होता है। तो आपका डेल्टा यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू बराबर होता है 0, यानी कोई भी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होती है। ओके, वर्क डन किसके बराबर होता है? वर्क डन पूरा का पूरा बराबर होता है जो भी ये एरिया हो जाता है मेरे लूप का। अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहां पर लगाना चाहूं, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से Q माइनस डब्ल्यू के बराबर। जहां पे ये अगर मेरा 0 है, सो मुझे मिल जाएगा Q इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर। ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। चलो ठीक है, एमसीक्यू था, हमने सॉल्व किया, अच्छा लगा। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज सराउंडिंग्स इन थर्मोडायनामिक्स? तो अगर मेरा कोई सिस्टम है जिसके बारे में मुझे पढ़ना है, जिसके स्टेट वेरिएबल्स के बारे में मुझे जानना है कि उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या है, वो मेरा सिस्टम है। जैसे अगर चाय, तो चाय का जो चाय है, चाय, सो चाय मेरी क्या है? चाय मेरी एक्चुअली मेरा सिस्टम है। जो चाय का कप है वो है मेरी बाउंड्री। अब ये मेरी बाउंड्री है, अंदर चाय मेरा सिस्टम है। अब ये कप को छोड़ के बाकी पूरी की पूरी दुनिया मेरे लिए सराउंडिंग्स है। सो जो चीज मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है, जिसका मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फाइंड नहीं करना है, वो पूरा का पूरा आ जाता है मेरे सराउंडिंग्स में। तो ये तो छोटी चीज है, राइट, है ना, पूछा गया है। ओके, कुछ बड़ा होगा आगे देखते हैं। चलो, explain the changes in internal energy of a thermodynamic system by heating it. कुछ बड़ा होगा आगे। What is isothermal process? Obtain an expression. अब प्रोसेस पूछ पूछ के भी आइसोथर्मल पूछा है, जो केमिस्ट्री में आप लोगों को ऑलरेडी है। ओके, उसके बाद 2023 में अगेन एमसीक्यू, आइसोथर्मल बताओ, एडियाबेटिक बताओ, एंड दैट्स इट। ओके, तो यहां पर आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा
कि कुछ भी बड़ा एज सच नहीं पूछा गया है। जो थर्मोडायनामिक्स की छोटी छोटी चीजें हैं, ओके, स्मॉल स्मॉल जो चीजें हैं आपके पेपर में, अभी तक तो थर्मोडायनामिक्स के पेपर में वही सब चीजें घूम फिर के यहाँ पर पूछी गई हैं। अरे कितना है, इंजन के बारे में पूछ सकते हैं, रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछ सकते हैं, एडियाबेटिक का डेरिवेशन दे सकते हैं, बट तीनों साल लगातार अगर हम लोग देखें तो छोटी छोटी चीजें ही पूछी गई हैं। हैविंग सेड सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द स्मॉल स्मॉल स्टफ। चलिए, सो पहले शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे कहाँ से, थर्मोडायनामिक्स से। सो थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक्चुअली तो वो साइंस का ब्रांच है, बिकॉज केमिस्ट्री में भी आता है, बट एनीवेज थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स डील किससे करता है, मेजरली डील करता है विद द हीट एंड टेम्परेचर, एंड और किससे डील करता है, उन दोनों का ही इंटर कन्वर्जन, कि हीट को कैसे वर्क डन में कन्वर्ट करूं, है ना, इन इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट को कैसे वर्क डन में कन्वर्ट करूं, वर्क डन को कैसे हीट में कन्वर्ट करूं, एंड सो ऑन। तो ये तो आपने सुना होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। ये सब आपका थर्मोडायनेमिक्स ही है। हीट क्या होती है पता सबको है, ऐसी बात नहीं है हीट किसी को आज पता चले है, सबको पता है। लिखना कैसे है, प्रॉपर तरीका क्या है लिखने का। चलिए, when energy is transferred from one body to other due to difference of temperature, then that transferred energy is called as heat। क्या शब्द हैं यार, क्या बात है। पता सबको है हीट, बट अगर मैं सबको बोल दूं कि आप लिख के दिखाइए हीट, तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट, है ना। तो फॉर्म एंड वर्ड्स कितने ज्यादा प्रॉपर हैं कि एक जगह से जब दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, किसके वजह से, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। सो जब ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ट्रांसफर होती है, देन वही ट्रांसफर्ड एनर्जी को बेसिकली कहा जाता है हीट। आ जाते हैं वर्क। व्हेन एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, then energy transfer between them is called as work। work is a form of again energy। so work भी क्या है, work भी हमारा एक फॉर्म का एनर्जी ही है। फिर उन्होंने क्या किया है, कैलोरी और जूल का यहाँ पे कन्वर्जन दे दिया है कि ये इसके बराबर है, वो इसके बराबर है। सो उसमें से जो याद रखने वाली चीज है वो है 1 कैलोरी इज इक्वल हो जाता है 4.18 यहाँ से जूल्स के बराबर। सो दिस इज समथिंग यू मस्ट रिमेंबर। तो क्या होगा, एग्जामिनर को एक ऐसा लगेगा कि ये बंदा सिर्फ डेफिनेशंस नहीं लिख रहा है, बट उसके अपार्ट में ये बंदा यहाँ पे जो भी मतलब जो भी पेपर लिखेगा वो यहाँ पे कन्वर्जन्स भी बता रहा है। इंटरनल एनर्जी डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब हम पढ़ रहे थे, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने कह दिया था कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है फॉर अ गैसियस सिस्टम। सो जो हमने कह दिया है पोटेंशियल एनर्जी 0, तो यहां पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी, आप देखो कहीं पर भी ज्यादा ऐसा कुछ जिक्र नहीं करते हैं, थर्मो में भी, राइट, है ना। हम अलग अलग चीजों में अलग अलग वे में ही बात करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, देखो, अब अगर मैं गैस का सिस्टम कंसीडर करता हूं, तो अब गैस किससे बनी हुई है, सो गैस बनी हुई है 100 प्रकार के मॉलिक्यूल से। सो अगर गैस मेरी बनी हुई है यहाँ पे 100 प्रकार के मॉलिक्यूल से, तो इन सब लोगों का एनर्जी अगर मैं मिला दूंगा, सो दैट इज बेसिकली माय इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑल ऑफ इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए, और इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल U। so छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आ रहा है क्या समझ में, चीजें पता सबको हैं। एनर्जी के बारे में आप 100 पॉइंटें लिख लोगे, 200 पॉइंटें लिख दोगे, बट जिस हिसाब से मेंशन्ड है वो आपका वर्ड्स अप्रोप्रिएट है। सो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, इट हैज मेनी फॉर्म्स। अब मैनी फॉर्म्स लिख दिया, इसके बाद तो आप 10 मार्क का क्वेश्चन लिख सकते हो, 5 लाइन काइनेटिक पे, 5 पोटेंशियल पे, एंड ऐसे करते करते सो ऑन। सिस्टम, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशन। देखो, सिस्टम को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके हैं। सिस्टम बेसिकली क्या होता है, सिस्टम होता है जो भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। पहला वे ऑफ डिफाइनिंग द सिस्टम इज द पॉइंट ऑफ अवर इंटरेस्ट। बट कोई बोलेगा क्या इंटरेस्ट, किस प्रकार का इंटरेस्ट, तो हमको करना क्या है, हमको उसके थर्मोडायनामिक प्रवृत्तियां पढ़नी है, यानी थर्मोडायनामिक चीजें पढ़नी है। यानी जो भी चीज का हमको प्रेशर जानना है,
वॉल्यूम जानना है, टेम्परेचर जानना है, उसको भी हम सिस्टम की तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो 3 वेज मैंने बता दिए, पहला लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तीसरा यहाँ पे जो भी चीज का हमको प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जानने में इंटरेस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अवर सिस्टम। चलिए, सराउंडिंग्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम, जैसे मैंने कहा चाय की कप को छोड़ के या चाय को छोड़ के सारा संसार में लिए सराउंडिंग्स है। बाउंड्री जो आपका चाय का कप हुआ, द सेपरेशन ऑफ सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। What is thermal equilibrium? So thermal equilibrium क्या होता है? When two systems are in thermal contact with each other and if they do not transfer heat between each other, then system is said to be in thermal equilibrium. So पहले मेरे पास चाय थी, चाय का टेम्परेचर क्या था? चाय का टेम्परेचर था 60 डिग्री के बराबर, है ना? कहां रख दिया? एक इनफाइनाइट रूम में रख दिया, बेसिकली आकाश में रख दिया। सो आकाश का टेम्परेचर तो नहीं घटेगा या बढ़ेगा चाय की वजह से, बट इट्स अ गुड एग्जांपल। तो बेसिकली क्या हो गया? चाय का टेम्परेचर था 60 डिग्री, रूम का टेम्परेचर था 25 डिग्री। इवेंचुअली क्या हो गया? हाई एनर्जी से लो एनर्जी फ्लो होती गई। फाइनली क्या हो जाता है? जितना मेरा रूम का टेम्परेचर होता है चाय भी उतने ही टेम्परेचर पे आ जाती है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज थर्मल इक्विलिब्रियम, कि एक जगह से एनर्जी दूसरे जगह पे फ्लो होती गई एंड फाइनली क्या हो गया? दोनों जगह टेम्परेचर सेम हो गया एंड अब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। What happens when two substances at different temperature are brought in contact? तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हमारी हीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। छोटे सवाल जैसे आया था, इक्विलिब्रियम पूछे हैं आपसे 2025 में, कोई बड़ी चीज नहीं पूछी है, तो वही व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल इज अंडर अटेंशन, सो माइक्रो एक छोटा पार्टिकल इज अंडर अटेंशन। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच द टाइम एवरेज बिहेवियर ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑफ द मॉलिक्यूल इज अंडर कंसिडरेशन। सो मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? बड़ा पढ़ना। बड़ा पढ़ने का मतलब क्या हो जाता है? बड़े समय तक पढ़ना, बड़ी ऑब्जर्वेशंस करना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज बिहेवियर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? हम एक प्रकार से एवरेज बिहेवियर निकालते हैं। What is the relation between heat, energy and work? So इसके लिए तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पर आ जाता है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है? जितनी भी हीट आप किसी चीज को प्रोवाइड करोगे, क्या करोगे? जितनी भी हीट आप किसी चीज को प्रोवाइड करोगे, सो उसमें से एक हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, और दूसरा हिस्सा आपका वर्क डन करने में चला जाएगा। चलिए, इसके बाद ये आ जाता है एक एप्लीकेशन बेस्ड सवाल। सो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आपके बोर्ड एग्जाम वाले हमेशा लिखते हैं कि हम पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करें। देखें तो आते वही गिने चुने सवाल हैं। ओके, गिने चुने तो नहीं आते हैं, वेरिएशन तो बड़ा आता है। वो तो 2025 का एग्जाम पूरे इंडिया लेवल पे टफेस्ट पेपर इतना आ गया था। दूसरे स्टेट्स वाले भी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र का पेपर टफ आया है। सो वो तो ऐसा तो नहीं है, वैरायटी तो बहुत है, बट फिर भी। सोलर कुकर और प्रेशर कुकर आपका यूज टू कुक फूड, ट्रीटिंग देम एज थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बताना है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस क्या है। सोलार कुकर, सो सोलार कुकर बिकॉज सनलाइट से चलता है तो वो आपका एक प्रकार से ओपन सिस्टम हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम। प्रेशर कुकर तो सभी ने अपने घर पे देखा है, पूरा पैक रहता है। सो पूरा पैक रहता है, सो वो किसके अंदर आ जाता है? आपका क्लोज्ड सिस्टम के अंदर आ जाता है। बिकॉज ये ओपन सिस्टम है, सो ओपन सिस्टम आपको पता है हीट भी देता है बाहर, मैटर भी बाहर देता है। सो इट एक्सचेंजेस हीट एंड मैटर विद द सराउंडिंग। जबकि आपका क्लोज्ड सिस्टम मैटर तो बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। इट एक्सचेंजेस ओनली हीट विद द सराउंडिंग एज लॉन्ग एज वेल्व इज क्लोज्ड। सो बेसिकली आपने देखा है कुकर से सीटी निकलती है। सो सीटी निकलती है तो क्या होता है? उसी सीटी के तहत आपका पूरा का पूरा जो एनर्जी हीट है वो यहाँ बाहर रिलीज हो जाती। सोर्स ऑफ हीट इज सन, सोर्स ऑफ हीट इज बर्नर। हैव बाउंड्रीज विच आर नॉट क्लोज्ड, बाउंड्रीज क्लोज नहीं है, कुकर तो पूरा का पूरा क्लोज होता है। ओपन सिस्टम का ही डेफिनेशन दे दिया, वहां क्लोज सिस्टम का डेफिनेशन। मास वेरी करेगा बिकॉज आपका मैटर एक्सचेंज हो रहा है, जबकि यहां पर मास आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है,
तो यही है आपका एक बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम। अभी मैंने आपको ये बता दिया, अभी आप ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम भी क्वेश्चन आता है ना, समझो प्रेशर कुकर और सोलार कुकर एग्जाम में नहीं आए, बट ओपन एंड क्लोज सिस्टम आपसे एग्जाम में आ जाए तो अभी आप सोलार कुकर एंड प्रेशर कुकर को एज एन एग्जाम्पल लिख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है एंड 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, तो हमने वही देखा। ए और सी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और ए और बी अगर आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो इट इज मैंडेटरी, ये बॉयज में होता है, अगर ये इसका दोस्त है और ये इसका भी दोस्त है, 2-3 बार अगर आपस में ये लोग मिलते हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, सो वही है, इफ टू सिस्टम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डबल एरो जो बनाया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन द सिस्टम। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो उसको पेंसिल से तभी के तभी अंडरलाइन कर देना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सिंगल एरो डबल एरो यहाँ है वो ध्यान भी नहीं दिया रहता है उन लोगों ने। ओके चलिए, सो वही चीजें हैं, एक्सपांड करते करते यहां पर लिखा है, एक्सप्लेन थर्मोडायनामिक सिस्टम विद सुटेबल एग्जांपल। तो इसमें आपका बेस्ट एग्जांपल चाय का ही है, पर ठीक है, अभी चाय का कप बना देना, आप ये भी बना दो, चाय का कप भी बना दो, एग्जामिनर की हिम्मत भी नहीं होगी मार्क्स काटने में। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है हम समथिंग अनप्रोफेशनल कैसा लिखें, तो मैं आपको बता दूं बात अनप्रोफेशनल लिखने की नहीं होती है, बात होती है जब आप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा लिखते हो ना, टीचर को समझता है कि आपने अपने क्रिएटिविटी से लिखा है, तो वो देख के अच्छा लगता है एज ए टीचर, तो आपको मार्क्स मिलती है। A thermodynamic system is a collection of a group of objects that can form a unit which may have ability to exchange energy with the surrounding। देखो ये सिस्टम का आपका चौथा डेफिनेशन हो गया, पहला पीछे लिखा हुआ था, फिर 2 मैंने आपको बताए, फिर यहाँ पर एक और आ जाता है। तो सिस्टम को बहुत अलग अलग वेज में, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग समय पे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो थर्मोडायनामिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिस्टम के अंदर जरूरी नहीं है एक ही चीज हो, पूरा का पूरा ग्रुप भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का करना क्या है, करना वही है दैट में हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एनर्जी के टर्म्स में इनको डिफाइन कर दिया है कि एक यूनिट अगर एनर्जी एक्सचेंज करता है विद द सराउंडिंग तो उसको हम सिस्टम कहते हैं। एनीथिंग दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज इट्स सराउंडिंग। सो फॉर एग्जांपल वाटर कैप्ट इन अ वेसल इज अ सिस्टम, वेसल इज इट्स बाउंड्री, एटमॉस्फेयर अराउंड इट इज इट्स सराउंडिंग। और यहाँ पे डायग्राम आप एक टेक्स्ट बुक वाला बना दो और एक आप ऐसा चाय का कप बैठ के बना दो, सो इट वुड बी कन्वीनियंट फॉर टीचर, एंड खास करके अगर वो टीचर चाय पीते पीते चेक कर रहा है पेपर, तो आपका तो फिर सब सफल हो जाएगा जन्म, है ना। चलिए, सो अगेन 3 प्रकार के सिस्टम समझाने हैं। सो ये 3 प्रकार के सिस्टम हमने बहुत अच्छे वे में हमारे टेक्स्ट बुक में डायग्राम गिवन है। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इस प्रकार के सिस्टम होते हैं, समझो आपने चाय बनने रखी है, कभी कभी हमारे घर पे 5 लोग आ जाते हैं तो हम लोग 5 लोगों की चाय रखते हैं, तो जिस पतीले में हम चाय रखते हैं तो वो पतीला ओपन है, राइट। सो उसमें से धुआं निकल रहा है कंटिन्यूअसली, सो हीट निकल रही है, इतना तो कंफर्म है। बट होता क्या है जब चाय बन जाती है, जब मम्मी बोलती है चलो बेटा चाय पहन के आ जाओ, अब रखा तो 5 कप था, अब देखते हैं 5 कप तो पूरे नहीं भर रहे हैं, जबकि मैंने तो मेजर करके रखे थे। तो ओपन सिस्टम्स में ऑब्वियसली हमारा मैटर भी निकल जाता है। ओके, सो वही है, ओपन सिस्टम हमारा ऐसा सिस्टम है दैट फ्रीली अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर विथ इट्स एनवायरनमेंट, जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें। सो वाटर बॉइलिंग इन अ केटल इज केप्ट इन अ ओपन सिस्टम। सो वही, ये लोग पानी की बात कर रहे हैं, मैं चाय की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल्स वही हैं, बाकी तो है ना। सो क्लोज सिस्टम, अब चाय बन चुकी है, मम्मी ने कहा हमको पीने में थोड़ा सा टाइम है, एक काम करो चाय के ऊपर कंटेनर नहीं लिड रख दो। सो आपने चाय के ऊपर प्लेट रख दी, अब क्या होगा, आधे घंटे बाद जब आप आओगे तो चाय तो ठंडी हो चुकी होगी, वो तो सही बात है, हीट तो निकल चुका होगा,
बट जितनी भी थी, अगर 4.25 कप थी तो अभी 4.25 कप ही रहेगी, भले आप आधे घंटे बाद भी आओगे। तो वही है आपका जो ये सिस्टम हो जाता है, इसमें हमारा क्या हो जाता है, क्लोज सिस्टम में डज नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मैटर। ओके, सो मैटर का एक्सचेंज यहां पर अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, बट अलाउज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए उसके बाद आइसोलेटेड। आइसोलेटेड आपका थर्मास फ्लास्क हो जाता है। सो थर्मास फ्लास्क अगर आपने अच्छे क्वालिटी का यूज किया है तो आप लिटरली महाराष्ट्र से दिल्ली चले जाओ, गुजरात चले जाओ, आप अगर ठंडा पानी रखोगे तो वो ठंडा ही रहता है। ओके, गरम रखोगे गरम ही रहता है। ट्रेन में लोग चाय बना के जाते हैं, अपने घर की चाय। सो यहाँ पे नो एक्सचेंज ऑफ, ना की हीट ना भी हीट भी नहीं, मैटर भी नहीं, दोनों एक्सचेंजेस यहाँ पे अलाउड नहीं है। ऐसे सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस? प्रोसेस क्या होता है? एक्सप्लेन विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो वही है, अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज चेंज्ड। सो थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है। ये लोग क्या पूछ रहे हैं? प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? कोई बोलेगा सर आइसोबैरिक हाँ, आइसोकोरिक हाँ, एडियाबेटिक हाँ। क्या हो क्या रहा है? सो हो यही रहा है, जो मेरी इनिशियल स्टेट थी, समझो P1, V1, T1, वो मेरी बदल जा रही है और मेरी स्टेट हो जा रही है P2, V2 एंड यहां से T2। सो दैट इज द बेसिक्स ऑफ फंडा। ओके, तो यहां पर क्या है? अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम इज चेंज्ड। स्टेट ही बदल गई, मैं पहले वहां पे था अब वहां पे हूं, मेरी स्थिति बदल गई, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ है। तो जो आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, वो सब एग्जांपल्स हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, ना कि डेफिनेशन के हिस्से। ओके, तो फिर अभी इसके बाद आप यहां पे क्या कर सकते हो? इसके बाद अभी वही है, थर्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग द टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से आप आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एक दो पकड़ो, उसके एग्जांपल समझाओ कि फॉर एग्जांपल our initial pressure, volume and temperature of the system was P1, V1, T1. Now some work is done on the system in isocoric manner so that its volume does not change. फिर ऐसा करके आप आइसोबैरिक के बारे में लिख दो, आइसोकोरिक के बारे में लिख दो। तो ऐसा नहीं है कि थर्मोडायनामिक्स में वर्ड बाय वर्ड आपको जाना है, आप अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकते हो। चलिए, explain how internal energy of the system change by heating by doing work. So अभी ये एग्जाम में आया है। so ये लगता है ऐसा टाइम पास है, बट एग्जाम क्वेश्चन है आपका। दिस इज अ PYQ, राइट? 2000 अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, ये आपका PYQ है। So consider the following experiment. Figure A shows a cylinder. तो आप फिगर ए वे नहीं लिखोगे, आप लिखोगे फिगर बिलो shows the cylinder is provided with a movable, massless and frictionless piston. पिस्टन की ये तीन प्रॉपर्टीज या कोई भी दो प्रॉपर्टीज याद रखना कि पिस्टन में मास नहीं है, पिस्टन में फ्रिक्शन नहीं है। मूवेबल तो यार अभी नहीं भी लिखा तो चलेगा। सो मासलेस एंड हमारे पास फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। सो आप ऐसा एक पिस्टन एग्जाम में बना सकते हो। चलो, मैंने भी बना दिया, इन्होंने कहा मैंने बना दिया। चलो, इसके बाद क्या है? सच दैट टेम्परेचर ऑफ द गैस बी TS, क्योंकि गैस हमारी एक्चुअली सिस्टम है, राइट? तो सिस्टम का टेम्परेचर TS है एंड डेट ऑफ द एनवायरनमेंट भी TE। सो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है? लेट अस से TE के बराबर, और ये लोग कह रहे हैं बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, ठीक है, तो क्या होगा? The cylinder can be brought in contact with a source of heat such as burner. So cylinder के नीचे हम लोग यहाँ पे burner रख सकते हैं। उससे होगा क्या? Because हमको पहले वर्क डन करना है by heating। तो भाई गरम कैसे करोगे किसी चीज को? गरम करने के लिए लाइटर, अभी लाइटर तो नहीं लिखोगे है ना? सो अपने को बर्नर लगेगा। सो एज डिस्कस प्रीवियसली, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सिस्टम विल कॉज अ फ्लो ऑफ एनर्जी। जब भी टेम्परेचर के बीच में अंतर होता है तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो यहाँ पे क्या होगा? बाहर की टेम्परेचर हमने ज्यादा रखा है, अंदर का टेम्परेचर हमने कम रखा है। सो यहाँ से होगा क्या? देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सच दैट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल इन अदर वे ऑल्सो। जो भी हो, ABCD XYZ, अभी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे यहाँ पे प्रोसेस होगा।
प्रोसेस यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, अंदर टेम्परेचर यहाँ पे कम है। सो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से इसको, एनर्जी बाहर ज्यादा है, सो हम लोग क्या करते हैं, पिस्टन को यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पिस्टन को हम बाहर से कंप्रेस कर सकते हैं। सो कंप्रेस करने से क्या होगा, कंप्रेस करने से हमारा जो सिस्टम है वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी अब वो दब जाएगा। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में से कुछ कहते हैं वर्क इज डन ऑन द गैस, एंड बिकॉज वर्क इज डन ऑन द गैस, तो पहले जो इसकी इंटरनल एनर्जी थी अब वो इंटरनल एनर्जी नहीं रहेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी अब चेंज हो जाएगी। ओके, तो यही हमारा प्रोसेस है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो रीडिंग का पार्ट है, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकली नहीं है। वही है, पहले इतना बड़ा था, अब क्या हो गया, अब छोटा हो गया। तो छोटा दो प्रकार से हो सकता है, पहला या तो आप हीट के डिफरेंस से बोलो कि एनर्जी खुद ही फ्लो हो गई, दूसरा आप या तो बोलो कि आपने खुद से वर्क डन किया है एंड उसको कंप्रेस करने की कोशिश की। चलिए, डेफिनेशंस। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसोथर्मल का मतलब हो जाता है ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सो ये 2024 में आपका आया है, टाइपिंग के एरर के वजह से इधर घुस गया है। द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज केप्ट फिक्स्ड थ्रू आउट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल। एडियाबैटिक, एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका हीट एक्सचेंज जीरो होता है। एडियाबैटिक का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही ऐसा जाता है, इन दिस प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। पहली बात, सिस्टम क्या है, सिस्टम है इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। एंड दूसरी बात, जो आपका हीट एक्सचेंज होता है क्यू इज ऑलवेज जीरो। अब वो चाहे एब्जॉर्ब हो, वो चाहे रिलीज हो, बट क्यू इज ऑलवेज जीरो। चलिए, उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे आते हो। A thermodynamic process is reversible if the process can be turned back. आप वापस से उसी पॉइंट पे आ सकते हो, such that both the system and surrounding return to their original state. ओके, तो इसका मतलब क्या है, इसका अगर आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप ग्राफ बना सकते हो कि यहां से मैंने चालू किया, इनिशियल स्टेट, ये मेरी फाइनल स्टेट थी, अब यहीं से मैं वापस चला जाऊंगा, तो जो रास्ता में आया वही रास्ता में वापस जाऊंगा। ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इसमें वर्क डन सेम होता है। जाने में 5 जूल लगा तो आने में -5 जूल लग जाएगा। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो रिवर्सिबल नहीं है, राइट, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही रिवर्सिबल के पर्सपेक्टिव में है, इसका नाम ही रिवर्सिबल के पर्सपेक्टिव में है। तो इरिवर्सिबल मतलब जो रिवर्सिबल नहीं है, यानी इसमें हम लोग ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन पहुंचेंगे तो सही, बट रास्ता अलग होगा। समझो इनिशियल से फाइनल पोजीशन में गया ये डायरेक्शन में, ओके, बट आने का डायरेक्शन मेरा कुछ और होगा। तो मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे पहुंचा तो सही, बट मेरा रास्ता यहां पर एकदम अलग था, एंड रास्ता अलग होने की वजह से वर्क डन मेरा अलग हो जाता है, एंड फैक्टर्स दूसरे भी अलग हो जाते हैं। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमारे एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेसेस होते हैं, सो उनको वास्तव में कहा जाता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेसिकली क्या होता है, इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस दैट हैपेंस इनफाइनाइटेसिमली स्लो। तो यहीं पे मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझा देता हूं, मैंने डेफिनेशन बता दिया, ग्राफ बता दिया। देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है, जो रास्ते से मैं पहुंचा था मेरे फाइनल पोजीशन पे, वही रास्ते से वापस आऊंगा। तो कोई भी बोलेगा हाँ मैं तो रोज जाता हूँ सर, रिटर्न रिक्शा करा के जाता हूँ, रिक्शा वाले भैया को बोलता हूँ इधर ही रुकना, तो वो रास्ता वही होता है, ऐसा नहीं है। समझो एक बर्फ है और वो बर्फ का प्रेशर है P1, बर्फ का वॉल्यूम है V1, बर्फ का टेम्परेचर है T1। ओके, उसको मैंने पिघला दिया। अब मुझे क्या चाहिए, वो पिघली हुई बर्फ में से मुझे वापस से इधर चाहिए कि यही शेप में, जो शेप में पहले बर्फ थी, जैसे क्यूब का एज मेरा पहले था, सेम वापस आना। तो इतना तो आपको भी पता है सर, पॉसिबल नहीं है, अलग हो जाएगा, कुछ तो चेंजेस होंगे। सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये लोग क्या बोलते हैं, किताब वाले बोलते हैं कि रिवर्सिबिलिटी अचीव की जा सकती है अगर मैं अपने प्रोसेस को इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चल। तो कोई बोलेगा सर क्या होगा, हमको समझाओ तो सही, डेफिनेशन तो लिखा हुआ है, बट होगा क्या उससे। देखो,
पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, इतना तो आपको समझ गया। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ही हमने गैसेस के लिए अजम्पशन ले लिया था कि पोटेंशियल एनर्जी हमारा जीरो है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि अगर मेरा प्रोसेस स्लो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट हमारी जीरो हो जाती है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आप अभी जहां पर बैठे हो वहां से उठो और अपने किचन में पानी पीने जाओ, तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे सर 1 मिनट लगेगा। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में आपको 8 दिन का समय लगेगा। अभी अपने पलंग से उठो और पानी पीने जाओ, तो आपकी वेलोसिटी बहुत जीरो होगी। और हाफ mv स्क्वायर, छोटे नंबर का स्क्वायर और जीरो, छोटे नंबर का स्क्वायर और छोटा, तो आंसर हो जाएगा जीरो के बराबर। तो अब काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस ही नहीं हुई, यानी पूरी की पूरी एनर्जी हमारी कंजर्व्ड है। तो एनर्जी कंजर्व्ड है तभी हम ये स्टेट को अचीव कर सकते हैं। चलिए, स्टेट फंक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट। कैसे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, वो सिर्फ जानना चाहते हैं आप पास हुए या फेल, आपका कितना परसेंटाइल आया, जर्नी वर्नी से कोई लेना देना नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारे कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, बीच में जो रास्ता है उस रास्ते से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनका हम हमेशा वैल्यूज बताते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हैं प्रेशर पहले इतना था फिर ये रास्ते से इतना हुआ, नहीं। मैं बताता हूं प्रेशर 5 atm है, वॉल्यूम हम बताते हैं, टेम्परेचर हम बताते हैं, तो ये सारे के सारे हो जाते हैं हमारे स्टेट फंक्शंस, और यही है स्टेट वेरिएबल्स। दूसरे हो जाते हैं पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल कौन से हो जाते हैं? सो जो रास्ते के ऊपर डिपेंड करें। सो फॉर एग्जांपल हमारा जो W होता है वर्क डन, तो वो डिपेंड करता है हमारे रास्ते पे। आप ऐसे जाओगे तो एरिया अंडर द कर्व अलग होगा, आप ऐसे जाओगे एक जगह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो एरिया अंडर द कर्व अलग होगा। सो हर डायरेक्शन में एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, हमारा अलग होता है। इंटेंसिव वेरिएबल, इन वर्ड का मतलब ही है इंडिपेंडेंट। सो ऐसे वेरिएबल्स हमारे जो इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द मास। ओके, सो इनका मतलब क्या हो जाता है, इनका मतलब हो जाता है इंडिपेंडेंट। सो ऐसे वेरिएबल्स जो हमारे इंडिपेंडेंट हैं ऑफ द मास, जिसमें मास का हमारा लेना देना ज्यादा नहीं लगता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर मेजर करना है तो मास नहीं लगता, प्रेशर मेजर करना है तो मास नहीं लगता, वॉल्यूम मेजर करना है तो मुझे रूम का साइज लग जाएगा, तो मुझे मास यहाँ पे लग जाएगा। या मुझे इंटरनल एनर्जी चाहिए तो मुझे गैस का मास देखना पड़ेगा कि भाई कितना है। चलिए, एक्सटेंसिव वेरिएबल मतलब जो आपके डिपेंड करे मास पे, तो देखो वॉल्यूम, एनर्जी एंड वगैरह वगैरह। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब वही है जब आपका कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। ओके, सो अभी इसमें इक्विलिब्रियम में ये 3 होते हैं। सो यही आपसे लास्ट ईयर पूछा गया है। सो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एक मैकेनिक्स से रिलेटेड है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो वही है आपका जब फोर्सेस जीरो हैं, सो देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, सो अनबैलेंस फोर्सेस जब नहीं है विद इन द सिस्टम और जो भी सराउंडिंग है, तब हम कहते हैं कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। सो प्रेशर में हम सारे 90 डिग्री के फोर्सेस कंसीडर करते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तो पूरा 11th स्टैंडर्ड में आप सभी को चैप्टर है, या 12th में आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। अ सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन। ठीक है, एंड फाइनली थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमारा ज़ेरोथ लॉ ही हो जाता है। एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो ये तो हम केटीजी में भर भर के पढ़ चुके हैं। पीवी इज इक्वल टू डी एनआरटी, आपकी गैस की हमारी इक्वेशन हो जाती है। प्रोसेस पढ़ा अच्छे से, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे एंड डिस्कस करेंगे अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। अभी हमने सारे डेफिनेशन, सारे छोटी छोटी चीजें एक ही बारे में पढ़ दी। अब हम आगे बढ़ेंगे एंड डिस्कस करते जाएंगे सारा का सारा छोटा छोटा पार्ट, कॉन्सेप्चुअल पार्ट। हाउ वुड यू इंटरप्रेट द इक्वेशन Q इज इक्वल टू W फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस? तो ये एमसीक्यू के बहाने हमारा हो ही गया है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब पहले तो आपको वो डेफिनेशन लिखना है। सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट रिटर्न्स अ सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस हमारा यही होता है, जब भी मैं प्रेशर और वॉल्यूम का यहाँ से ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होता है, मुझे वही वहां पर छोड़ देता है। वो चाहे सर्कुलर फॉर्मेट में छोड़ सकता है,
वो चाहे तो शेपलेस फॉर्मेट में छोड़ सकता है, कैसे भी करके वो मुझे वापस वहीं पे छोड़ता है। तो देखो फिजिक्स में हम लोग क्यू तो लेते हैं, बट क्यू का खुद का साइन कन्वेंशन होता है प्लस और माइनस। हम डब्ल्यू भी लेते हैं, डब्ल्यू का खुद का साइन कन्वेंशन होता है, बट आई होप आप लोगों को पता है हम लोग यू कभी नहीं लेते हैं, कभी भी यू नहीं लेते हैं हम लोग, कभी भी डेल्टा यू लेते हैं। सो डेल्टा यू का मतलब ही क्या होता है, हम कभी भी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। गैस में करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं जो अपनी अपनी वेलोसिटीज से चल रहे हैं, तो यू हम लोग लाइफ में कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम डेल्टा यू फाइंड करते हैं। अब डेल्टा यू का मतलब हो जाता है आपका चेंज, राइट। तो अब आप वहां से शुरू किए वहीं पहुंच गए, तो डेल्टा यू हो जाएगा 0 के बराबर। सो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में लगाने का यहां से प्रयास करूंगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा Q माइनस डब्ल्यू, यानी W इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहां से Q के बराबर। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं, जितना भी हीट हम देंगे वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल द हीट ट्रांसफर्ड between the system and the surrounding is utilized in doing the work. Okay, चलिए explain quasi-static process. So ये तो हो गया आपका जो infinitely slow है। Furthermore, no real process is quasi-static, right? ऐसा रियलिटी में तो हो नहीं सकता कि आप पानी पीने में 8 दिन लगाओ, नहीं तो घर वाले डॉक्टर के पास आपको छोड़ के आ जाएंगे, राइट। चलिए state and explain the first law of thermodynamics. सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैथमेटिकल तरीका, जिसमें आप इक्वेशन लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर। बट ये ना आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाओगे मजे का। ओके, ये आप लोग सीईटी के सम्स में भले ये यूज करते हो, बट मजा नहीं आएगा। मजा आपको जो आएगा ना फर्स्ट लॉ समझाने में, वो आ जाएगा Q इज इक्वल टू डी। इसी इक्वेशन को सिर्फ आपको रीअरेंज करना है, लिखना है Q इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस यहाँ से वर्क डन के बराबर। ये जब आप समझाओगे तो आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। चलिए, द रिलेशन बिटवीन द हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता क्या है, तीनों के बीच का रिलेशन। हीट इज एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। ये तो आपका हीट का डेफिनेशन हो गया। वेयर एज वर्क इज एनर्जी ट्रांसफर ब्रॉट अबाउट बाय द मीन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व एनी टेम्परेचर डिफरेंस। तो वर्क का डेफिनेशन हम ऐसे ही कर रहे हैं कि जो बिना टेम्परेचर डिफरेंस के एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, दैट इज बेसिकली द वर्क। तो उसके बाद वही है, लेट Q बी द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड दिस बी द दिस एंड दैट बी द दैट। तो यहाँ पर आपका सीधा वही है। तो देखो इन्होंने इतना जो समझाया है वो यही समझाया है। मैंने आपको क्या बोला, ये वाला समझाना, ऐसे इंग्लिश में लिखना मजा नहीं आता है, ये इंग्लिश में लिखने में मजा आता है। देखो वही आपके टेक्स्ट बुक वालों ने भी समझाया है। क्या बोला है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द Q, the heat energy supplied is divided into two parts. Part of the energy is used to increase the internal energy of the system, because कोई चीज आप दे रहे हो तो इंक्रीमेंट ही होगा। Remaining part is used to do work for the environment. That's it. This equation is called as first law of thermodynamics. आपको बस ये बोलना है। अभी सिंपल बात है ना, अभी किसी को मेहमान आया, खर्ची देके गया, 200 रुपए का खर्ची देके गया, तो हम क्या करते हैं, पहले पहले तो जो दिल की इच्छा है वो करते हैं कि चल 50 का किंडर जॉय लेके खाया, तो 50 का किंडर जॉय लेके खा दिया, बाकी क्या करूंगा, 150 रुपया सेविंग्स करके रख दूंगा। तो वही है ना, कुछ वर्क डन हुआ, बाकी कुछ यहाँ पे सेविंग्स के फॉर्मेट में रख दिया। चलिए, एक्सप्लेन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब अगेन यही बात है, ये क्वेश्चंस आपसे 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, ये सारे प्रोसेसेस आपके 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछे जाएं तो डेरिवेशन नहीं करनी है, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछे जाएं तो डेरिवेशन करनी है। स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही होता है, उनको ब्रेक लगाने नहीं आता है। इतना पैशन 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 है सब लोगों में मार्क्स लाने का, इतना कंपटीशन है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि एक्सेलरेटर दबाना ही सिखाया गया है, ब्रेक लगाना सिखाया ही नहीं गया है। तो याद रखना, आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस में डेरिवेशन नहीं करनी है। 3 मार्क के लिए आए तो तब आपको डेरिवेशन करनी है। चलिए, और आपको ग्राफ कंपलसरी बनाना है। अगर आप ग्राफ नहीं बनाते हो कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस का, आपकी मार्क्स वहीं पे चली जाएंगी। इस चीज को आप याद रखना। चलो,
तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे बताता जाऊंगा। पहला तो डेफिनेशन है, अ प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आपका पहले डेफिनेशन कि चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, बिकॉज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। फिर क्या करना है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है। आइडियल गैस इक्वेशन कहती है पीवी इज इक्वल टू डी एन आर टी। एन मेरे हाथ में है, आर कांस्टेंट है, तो अगर आपने बोल दिया टी भी कांस्टेंट है तो अपना पूरा का पूरा इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाता है, पीवी इज इक्वल टू डी कांस्टेंट के फॉर्मेट में यहां से कन्वर्ट हो जाता है। तो आइसोथर्मल की बेसिक इक्वेशन हो जाती है ये वाली। टेम्परेचर बदल ही नहीं रहा है तो एनर्जी बदलेगी क्या? हम लोगों ने केटीजी में सीखा है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर आपका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी वहीं पे जीरो हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बचेगी, इक्वेशन बचेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यार ये तो जीरो है, सो वर्क डन बराबर हो जाता है क्यू के। यानी अगेन जितना भी काम आप करोगे वो पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट होगा, या जितनी भी हीट आप प्रोवाइड करोगे वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट होगा। यही बेसिक चीज है जिसको आप आधा पौना पेज भर के लिख सकते हो। और इसका ग्राफ कैसा जाता है, सो ग्राफ पीवी इज इक्वल टू दी कांस्टेंट। सो हम ग्राफ में कभी भी प्लॉट करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम। सो पीवी इज इक्वल टू दी कांस्टेंट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका ग्राफ हमारा ये फॉर्मेट में जाता है। एक्सप्लेन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में दो चीजें हैं। पहली चीज है कि हमारा सिस्टम इंसुलेटेड रहता है। सिस्टम क्या रहता है, सिस्टम इंसुलेटेड रहता है। दूसरा क्या है, आपका हीट एक्सचेंज यहां पे जीरो के बराबर है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस आपका 11th स्टैंडर्ड में ओरिजिन होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोग साउंड चैप्टर में पढ़ते हैं लैप्लेस करेक्शन फॉर साउंड। वहां पर एक टर्म आता है गामा का टर्म। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपका जो गैसेस हैं, ओके, सो गैसेस के अगेन अलग अलग नेचर होते हैं। ऐसा नहीं है बस गैस एक ही टाइप की है। सो गैस आपकी मोनो एटॉमिक हो सकती है, गैस आपकी डायटॉमिक हो सकती है, गैस आपकी पॉली एटॉमिक हो सकती है। तो ये जो अलग अलग नेचर ऑफ गैस है ये हमारा रूल होता है बाय द गामा। ओके, तो इस वजह से हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस इज समवॉट प्रैक्टिकल प्रोसेस। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि पीवी इज इक्वल टू द कांस्टेंट, बट हम लोग कह देते हैं पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू द कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे हम लोग बेसिकली आपको करना क्या है, पहले तो आपको डेफिनेशन, फिर आइडियल गैस इक्वेशन, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेफिनेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सारे प्रोसेसेस में आपको यही करना है। सो आइडियल गैस इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हमारा जीरो के बराबर है। सो Q जीरो के बराबर है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस W के बराबर। ठीक है, अब जिन लोगों को W का मीनिंग नहीं पता है उनको यहां पर मैं W का मीनिंग बताना चाहूंगा। W का मतलब फिजिक्स में, अगेन केमिस्ट्री को मिक्स मत करना। मैंने एवरग्रीन वन शॉट सीरीज में बताया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्क क्या होता है। सो W का फिजिक्स में मतलब होता है वर्क डन बाय सिस्टम। ओके, आपका W का डेफिनेशन ही है वर्क डन बाय सिस्टम। तो यहां पे हमारा नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। सो बाय के जगह वर्क डन ऑन सिस्टम। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज होती है वर्क डन ऑन सिस्टम में, या फिर जब वर्क इज डन ऑन सिस्टम तब हमारी इंटरनल एनर्जी यहाँ से बदलती है। ठीक है, चलिए, गिव द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मुझे एग्जामिनर बनाए तो इस साल मैं ये क्वेश्चन डालूंगा, बिकॉज ये एक ऐसा सवाल है जो सारे लोग इजीली नहीं सोच पाएंगे, जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है या जिनका रिमेम्बरेंस ज्यादा है कि टीचर ने बताया था और आपको लंबे समय तक याद है, वही लोग अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ना कभी भी हमको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताता है। ओके, वो बस क्या करता है, वो हम लोगों को बताता है कि Q इज इक्वल्स टू दी आपका डेल्टा U प्लस W हो जाएगा। वो कभी भी हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो ये चीज सबसे पहली हमारी हो जाती है, देयर इज नो प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट द डायरेक्शन। बिकॉज आगे के जो टॉपिक्स हैं, रेफ्रिजरेटर, AC, वहां पे आप देखते हो हीट इंजन में डायरेक्शन ऐसा जाता है, रेफ्रिजरेटर आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाता है।
सो देयर इज नो प्रिडिक्शन। वहां पर आप फिर नहीं बोल सकते कि हमको पता नहीं डायरेक्शन कहाँ से है। तो फर्स्ट लॉ डायरेक्शन के बारे में कुछ बात ही नहीं करता है। It does not tell about the extent of convertibility from one form of energy to another। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। समझो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक डिवाइस बनाया है जो इतनी एनर्जी को इस एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। कोई मुझे पूछता है अरे वाह इसका सक्सेस रेट कितना है, मैं बोलता हूँ 5%, मतलब 100 में से 5% एनर्जी ही कन्वर्ट होगी। या कोई पूछता है इसका एफिशिएंसी कितना है, मैं बोलता हूँ 10%। तो बोला रहने दे भाई है ना, 90 तो जा रहा है ना ऑलरेडी, तो 10 पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो ये दो हमारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं रिगार्डिंग द हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यही प्रॉब्लम्स आगे फिर सॉल्व होते हैं, राइट। चलिए, पूरा का पूरा डेरिवेशन आया है आइसोथर्मल प्रोसेस का। सो ये डेरिवेशन मैं नहीं ले रहा हूं इस वीडियो में, बिकॉज पूरा का पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है। आप लोगों को केमिस्ट्री में ऑलरेडी ये है, राइट। सो हमारा कुछ भी नहीं है, बस यही है वर्क डन हमारा बोला कैसा जाता है, P डेल्टा V के बराबर। सो यहाँ पे डेल्टा है तो यहाँ पर भी आ जाएगा डेल्टा। अब इसी को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे D के फॉर्मेट में। सो यही सारे टर्म्स हो जाएंगे मेरे, कुछ ऐसे लगा देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देंगे हम। सो यहाँ पे लगा देंगे इनिशियल वॉल्यूम जब थी तो वर्क डन 0 था। फाइनल वॉल्यूम जब हुई है तो कुछ ना कुछ काम तब तक हो गया होगा। dw का इंटीग्रेशन होता है हमारा w के बराबर। p dv को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग दूसरे फॉर्मेट में nr dt के बराबर, है ना। या फिर सिर्फ प्रेशर को हम लोग छोड़ेंगे बिकॉज dv का टर्म है, राइट। सो dv को कुछ नहीं कर सकते। सो pv होता है nrt के बराबर, जिसमें प्रेशर को क्या कर देंगे nrt डिवाइडेड बाय v के बराबर। सो यहाँ से nrt हमारे सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, v dv को अंदर ही रख देंगे। सो nrt हो जाएगा यहाँ पे, dv बाय v यहीं रह जाएगा। सो v इनिशियल से v फाइनल, इसका इंटीग्रेशन होता है कभी बिलोन में। दैट्स इट, लिमिट्स डालो आंसर आ जाए। केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्क ये है, फिजिक्स में हम लोग इस डेरिवेशन को एंड करते हैं लॉन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉन? लॉन का मतलब होता है जब भी मेरा बेस e है किसी लॉगरिथम का, उसको हम बोलते हैं लॉन। और जब भी मेरा बेस 10 होता है तभी हम कहते हैं लॉग। तो अगर मुझे एक दूसरे के बीच में कन्वर्ट करना है तो मुझे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो इस वजह से जो केमिस्ट्री में आपका वर्क डन का डेरिवेशन है उसमें यहाँ पे 2.303 आ जाता है। सो अगर आपको लॉन को आप मल्टीप्लाई करते हो बाय 2.303 तो आप लॉग टू द बेस 10 के दुनिया में पहुंच जाते हो। चलिए, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस मैंने इनफ आज के लिए समझा दिया है। आप लोग बाकी ग्राफ एंड वगैरह से रीड कर सकते हो। आइसोथर्मल प्रोसेस भी हमारा हो गया। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए आता है तो पहले आपको लिखना है जो ये छोटी छोटी चीजें थी, ये जो मैंने आपको बताया, फिर ग्राफ बनाना है, देन वर्क डन का आपको डेरिवेशन खुद से बिना बोले कर देना है। चलिए, उसके बाद आ जाता है यहाँ पर हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ भी खास नहीं होता है। ओके कुछ भी खास नहीं है। हर प्रोसेस में ना कुछ भी खास चीजें होती हैं, आइसोबैरिक में लिटरली कुछ भी खास नहीं होता है, फिर भी पढ़ना पड़ता है। सो आइसोबैरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा प्रेशर कांस्टेंट होता है। सो इन दिस प्रोसेस द प्रेशर इज कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब इसका एग्जांपल दिया है बॉइलिंग वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर। जैसे अभी मैं घर पे पानी बॉईल कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी है कि एटमॉस्फेयर अलग हो गया मेरा, नहीं। सो आपका नॉर्मल ही होती रहती है वो सब चीजें। चलिए, ग्राफ में भी कैसा हो जाता है, ग्राफ में भी आपका कुछ भी नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है तो बस सीधी लाइन बनती है। ओके, अब कुछ भी चीज खास है नहीं तो ये लोग खास बनाने का कोशिश करते हैं कि डेल्टा P 0 के बराबर, बट इसका कोई भी फर्क नहीं है। आपकी आइडियल गैस इक्वेशन भी वैसी की वैसी रहेगी, PV इज इक्वल टू दी nRT। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी वैसा का वैसा रहेगा। कोई भी चीज में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे नथिंग स्पेशल हैपेंस। उल्टा डेरिवेशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है बिकॉज कुछ भी यहाँ पे स्पेशल नहीं हो रहा है एनीवेज। ओके, सो कुछ भी नहीं है। आपका तीसरा इक्वेशन वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V भी वैसे का वैसा रहता है। सो कुछ भी नहीं है तो भी लिख देना
कि हमारे आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए यही इक्वेशन ऐसे होती है, यही इक्वेशन ऐसे होती है एंड ये इक्वेशन इस प्रकार से होती है। चलिए अब इसमें डेरिवेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है मैंने, सो मैं कर देता हूँ बिकॉज कोई स्टूडेंट यहाँ पर आए होंगे जो सिर्फ डेरिवेशन करने आए होंगे। सो आइसोबैरिक का डेरिवेशन हमारा कैसा जाता है, वेयर आर यू आइसोबैरिक प्रोसेस, यस। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेशन कैसा जाता है, और यहाँ पे एक थोड़ी सी क्रूशियल पॉइंट है जो मुझे आपको पर्सनली समझानी पड़ेगी। सो देखो हमारा जो ये डेरिवेशन है कांस्टेंट प्रेशर का। अगर डेरिवेशन कांस्टेंट प्रेशर का है तो मुझे बताइए आप लोग फाइनल आंसर में क्या एक्सपेक्ट करोगे, बोलिए। सो फाइनल आंसर में आप सीपी एक्सपेक्ट करोगे कि सीवी एक्सपेक्ट करोगे, तो फाइनल आंसर में आप लोग सीपी एक्सपेक्ट करोगे, इतना तो मैं अंडरस्टैंडिंग ले सकता हूं। तो यहां से जो आपका फॉर्मूला मिलता है फाइनल क्यू का, सो यहां पे हम हीट का फॉर्मूला निकालते हैं, तो यहां पे आंसर आ जाता है हमारा एनसीपी डीटी के बराबर। ओके, तो फाइनल आंसर आप यहां पे याद रखिए तो अच्छा होगा। ओके, तो उल्टा आना थोड़ा सा आसान पड़ेगा कि आप कांस्टेंट प्रेशर का डेरिवेशन है तो हम लोग अज्यूम करें कि फाइनल में हमारा सीपी आएगा, सो इट वुड बी अ गुड वे टू स्टार्ट द क्वेश्चन। अगर हम एंड आंसर वो है तो हम शुरू कहां से करते हैं, शुरू करते हैं हम डेल्टा यू इज इक्वल्स टू दी एन सीवी डी टी से। ओके, तो अगेन फाइनल आंसर भले ही वो है, मैं आपको डेरिवेशन याद कैसे करना है वो समझा रहा हूं। डेरिवेशन कैसे करना है वो एवरग्रीन सीरीज में है एंड यहां पर भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, बट एग्जाम में क्या है ना, भूल जाते हैं ना हम लोग, है ना, भूल जाते हैं। तो पहले फाइनल आंसर याद रखो कि आंसर आएगा एनसीपीडीटी के टर्म्स में, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर वाला डेरिवेशन है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेरिवेशन है। तो डेल्टा यू कैसे आएगा, यहां से उल्टा, एन वैसे का वैसा, dt वैसे का वैसा, एन यहाँ पे आ जाएगा cv के बराबर। वर्क डन तो कुछ नहीं होता है, वर्क डन तो होता है p डेल्टा v के बराबर। चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में चीजें डाल देंगे। सो डेल्टा u इज इक्वल टू दी हो जाता है q माइनस में यहाँ से w के बराबर। हमको निकालना क्या है, निकालना q है, सो q इज इक्वल टू दी हो जाएगा डेल्टा u प्लस w के बराबर। डेल्टा u कितना है, एन सीवी dt के बराबर। वर्क डन कितना है, p डेल्टा v के बराबर। देखो कंटेक्स्ट मैच नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है एक अलग क्वांटिटी है दूसरी अलग क्वांटिटी है। लगा दूंगा यहाँ पे pv इज इक्वल टू दी nRT, क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा nRDT के बराबर। चलिए निकाल देंगे कॉमन, n कॉमन, dt कॉमन, अंदर में बच जाएगा यहाँ से cv प्लस r के बराबर। मेयर कह के गया था कि cp माइनस cv होता है r के बराबर, सो यहाँ से cv प्लस r कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ से cp के बराबर। दैट्स इट, डेरिवेशन का आंसर आ गया ncp dt। ओके, सो दिस इज समवॉट डेरिवेशन जो हम लोगों को करनी पड़ती है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं हमेशा याद करने का तरीका मैं कैसे बताता हूं। सो आपको फाइनल रिजल्ट यहां लाना है, इनिशियल रिजल्ट आपका ये है, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो dt dt दोनों जगह है, n n दोनों जगह है। स्कूल में क्या सिखाया गया था, u के पास कौन आता है, बोलिए, u के पास कौन आता है, सो u के पास v आता है, राइट, है ना। उसी प्रकार से p के पास या q के पास कौन आता है, सो p आता है, pq pq pq, uv uv uv, खत्म। चलिए, सो pq uv, q है तो p, u है तो v, सिंपल। ABCD के थ्रू भी अभी देखो, आज भी ABCD हम यूज कर रहे हैं, है ना, प्लस ए द बी द प्लस, बट a प्लस बी द होल स्क्वायर का यूज नहीं पता। चलिए, सो इसी प्रकार से आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में काफी सारी चीजें होती हैं। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम के वजह से आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है, एकदम सपाट, एकदम नीचे के तरफ। एंड बिकॉज ये ग्राफ नीचे की तरफ हो जाता है, सो देयर इज नो एरिया अंडर द कर्व, है ना। एरिया अंडर द कर्व होने के लिए भी कुछ यहां पर होना चाहिए। सो लिटरली देयर इज नथिंग जिसको हम बोल सकेंगे देयर इज एरिया अंडर द कर्व। आइसोकोरिक प्रोसेस में यहां पर क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में यहां पर हमारा डेल्टा वी होता है 0 के बराबर। सो इससे वर्क डन होता है p डेल्टा v के बराबर, सो ये भी हो जाएगा 0 के बराबर। This means that for an isocoric change, all the energy, जितना भी एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू q माइनस डब्ल्यू, ये बचेगा सिर्फ q के बराबर। तो जितना भी हीट दोगे
जितना भी हीट प्रोवाइड करोगे सारा का सारा बदल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में। क्या हो जाएगा? सारा का सारा बदल जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी के फॉर्मेट में। चलिए, इसके बाद आ जाता है अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस का भी एक आपका डेफिनेशन, आपका डेरिवेशन होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। मेरा प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था, बट इसमें वही है आपका। अब आइसोकोरिक में आपका लॉजिक कैसा लग जाता है? आइसोकोरिक का लॉजिक आपका सिंपल लगता है कि Q बराबर हो गया डेल्टा U के, बिकॉज वर्क डन तो 0 के बराबर है। तो एक फॉर्मूला हमारा वहीं से रिपीट होता है कि डेल्टा U हमारा हो जाएगा NCV/dt के बराबर। ओके, एंड बिकॉज डेल्टा U NCV/dt के बराबर होगा एंड ये दोनों सेम है, तो Q भी हमारा वैसा ही रह जाएगा। तो डेरिवेशन यहीं शुरू हुआ, यहीं डेरिवेशन समाप्त हो गया। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी इतना देखो, इतना डिफिकल्टी लेवल आया नहीं है आज तक, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है भी नहीं। काफी लोगों ने जिन्होंने एवरग्रीन सीरीज देखी भी होगी वो अभी भूल गए होंगे और अभी उनको वापस से समझेगा। ध्यान से देखो, आपका डेल्टा यू का फॉर्मूला चाहे आइसोकोरिक प्रोसेस हो या चाहे आइसोबैरिक प्रोसेस हो, दोनों के लिए एक ही है ना? डेल्टा यू का फॉर्मूला वही है NCV/dt के बराबर। बट आपका Q का फॉर्मूला दोनों प्रोसेसेस के लिए अलग है। यहाँ पर आपका Q का फॉर्मूला भी यही है NCV/dt, बट यहाँ पे Q का फॉर्मूला था आपका NCV/dt के बराबर। तो मैं हमेशा कहता हूं, जो इंसान के जीवन में उसको याद करने वाले लोग नहीं हैं, तो कृपया करके उसको याद करो, है ना? एज सिंपल एज दैट। तो कांस्टेंट प्रेशर में कुछ भी खास नहीं है, सो बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर में कुछ भी खास नहीं है, तो ये याद रखो कि इसको P का Q है, इसको U का V है, एंड ये हमारा दोनों जगह सेम है। ठीक है, आए क्या समझ में? वहां पे U के लिए अलग है, तो पता चला आप एग्जाम में बोलो सर ने बोला था U के साथ V, P के साथ Q, तो Q इज इक्वल टू NCP/dt। गलत हो गया, ओके, गलत हो गया। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो नहीं पता रहती हैं मोस्ट ऑफ द लोगों को, बट यस यहाँ पर मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। बात करते हैं एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक का डेरिवेशन लंबा चौड़ा है, वो अभी हम इसमें कवर नहीं करेंगे, एंड वो इतना बड़ा है कि एग्जाम में आपको अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो ही करना, नहीं तो मत करना। 3 मार्क्स के लिए तो वो वर्थ इट भी नहीं है। ठीक है, सो एडियाबेटिक में बाकी फर्क क्या है? एडियाबेटिक में ये फर्क है कि आपका आइसोथर्मल का ग्राफ भी ऐसा ही जाता है, एडियाबेटिक का भी ऐसा ही जाता है, बट डिफरेंस ये है कि एडियाबेटिक में आपका स्लोप ज्यादा होता है। एडियाबेटिक का आपका स्लोप ज्यादा होता है आइसोथर्मल से। सो आइसोथर्मल में क्या है, लाइक कोई इंसान लेट भी सकता है, मस्त ऐसा आराम भी कर सकता है। एडियाबेटिक में नहीं कर सकता, एडियाबेटिक में वो गिर जाएगा, बिकॉज एडियाबेटिक ग्राफ का हमारा स्लोप ज्यादा होता है। ठीक है, एंड इसकी ये फॉर्मूलाज हैं, बट ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस रिवीजन सेशन में कवर नहीं हो सकती, बिकॉज ये समझाने में मुझे मिनिमम 20 मिनट्स लगते हैं, जो ऑलरेडी हमने दूसरे जगहों पर किया है, एंड दैट्स इट। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एक बार सीईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछी गई थी। ओके, सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला पूछी गई थी, तो एक पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आप लोगों से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लें, बिकॉज ये फॉर्मूला के 6 वेरिएशंस होते हैं। कितने वेरिएशंस होते हैं? 6 वेरिएशंस। तो जो भी बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तो अभी इसमें हाथ डाल के फंस जाएंगे हम, एंड हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस। ओके, तो आप एक ही वेरिएशन जो टेक्स्ट बुक वाला है उसको आप माइंड में रख सकते हो। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ही सही रहेगा। चलिए, साइक्लिक प्रोसेस हो गया 4 बार हमारा आज ही। उसके बाद आ जाता है फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन अगेन आपका 1 मार्क या 2 मार्क के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्री एक्सपांशन, सबसे पहली बात क्या है, फ्री एक्सपांशंस आपके एडियाबेटिक एक्सपांशंस ही हैं। ओके, जैसे हमने पढ़ा एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस हमने पढ़ा, सो एडियाबेटिक प्रोसेस हमारा कंप्रेशन भी करा सकता है, हमारा वो भी करा सकता है, कंप्रेशन भी करा सकता है, तो एक्सपांशन भी करा सकता है। तो ये जो हमारे फ्री एक्सपांशंस हैं ये एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस ही हैं। तो आपका जो एडियाबेटिक का डेफिनेशन था वही इस पे वैलिड है कि there is no exchange of heat between a system and its environment. Okay, तो अगर ऐसा है
तो ऑल्सो 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 ये जो न्यू चीज है ऑल्सो यहाँ पर क्या है, देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। तो बेसिकली पहली लाइन कहती है Q जीरो है, दूसरी लाइन कह रही है वर्क डन जीरो है, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दूंगा तो तीसरी लाइन कहेगी कि डेल्टा U जीरो है। तो कोई भी बोलेगा सर ये चल क्या रहा है, क्या है ये, पहले बोला एडियाबेटिक है तो Q जीरो, फिर बोलते हो W भी जीरो है, फिर अभी वो दोनों जीरो है तो फर्स्ट लॉ से ये भी जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यहां पर लॉजिक कैसा होता है, समझो अगर मैंने एक बलून फोड़ दिया है ना, बलून अगर फोड़ दिया, अब मैंने बलून फोड़ दिया, मैं आपको बोल रहा हूं ये पिन है ये बलून है, चलो मुझे ग्राफ बना के बताओ कि ये प्रोसेस कैसा हो। आप बोलोगे सर 2 मिनट मुझे देखने तो सर 2 मिनट मुझे एक वीडियो निकालनी पड़ेगी जो स्लोमो में करूं, बट फिर भी नहीं कर पाओगे बिकॉज वो प्रोसेस ही आपका मोमेंटरीली प्रोसेस है। ओके तो यहां पर वही है आपका, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं। ओके देयर इज इंस्टेंटेनियस चेंज, कितना कैसा चेंज है, देयर इज एन इंस्टेंटेनियस चेंज एंड द सिस्टम इज नॉट इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम यहां पर रहता ही नहीं है, इस वजह से फ्री एक्सपांशन कैन नॉट बी प्लॉटेड ऑन अ पीवी डायग्राम। तो फ्री एक्सपांशन का कोई भी ग्राफ वाफ भी नहीं बनता है, इस वजह से हम इसको पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक सा यहाँ पर फंडा। ओनली इट्स इनिशियल, कोई बोलेगा सर बट टेक्नोलॉजी आ गई है मैं मोबाइल लेके बैठूंगा, तो हाँ आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही प्लॉट कर सकते हो बट ग्राफ नहीं बना सकते हो। अगर आप ग्राफ नहीं बना सकते हो यहां से यहां मैं कैसे जा रहा हूं, तो कोई भी सेंस ही नहीं होता है उस चीज का। चलिए सो यहां पर हमारा जो भी पहला पार्ट ऑफ द चैप्टर है होता है समाप्त। बढ़ते हैं आगे एंड डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन्स। चलिए सो डेफिनेशन यहां पर आ जाती है, हीट इंजन अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। हमारा इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो हीट इंजन है बिकॉज वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। A heat engine receives heat from a source which is called as a reservoir and converts some of heat into work. तो बेसिकली हीट आता कहां से है, तो किसी सोर्स से आता है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिसको हम इंडिकेट करते हैं बाय द लेटर TH, और वहां से जो हीट आता है उसको हम वर्क डन में यूज करते हैं, वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर, अब रेफ्रिजरेटर उल्टा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कीप बॉडीज एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग। तो यहाँ पे अभी वो उल्टा सीधा डेफिनेशन में तो नहीं है, जो हमारा डायरेक्शन ऑपोजिट जाता है, बट वो वही है, इट इज यूज्ड टू कीप बॉडीज एट अ टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द सराउंडिंग्स। चलिए सोर्स क्या है, सोर्स का डेफिनेशन ही है इट इज रिजर्वायर ऑफ हीट। आपको सोर्स अगर डिफाइन करना है तो रिजर्वायर ऑफ हीट वर्ड आना ही चाहिए। सो इट इज अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, चलिए एंड इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, मतलब सोर्स का टेम्परेचर कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा ओके कि किसी और फैक्टर की वजह से, तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, एनी अमाउंट इतना हाई होता है कि एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। चलिए सिंक क्या होता है, सिंक इज अ रिजर्वायर ऑफ हीट एट द लो टेम्परेचर। सो हीट के अब सोर्स के टेम्परेचर को कहा जाता है TH, सिंक के टेम्परेचर को कहा जाता है TC। जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ते हैं इसको मैं कहता हूं T1, इसको हमेशा कहता हूं T2। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा आपका रेफ्रिजरेटर के लिए होता है, हीट इंजन्स के लिए नहीं। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव्ड पर साइकिल। सो न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर में आता है क्वांटिटी ऑफ रिमूव्ड हीट रिमूव्ड पर साइकिल, जिसको कहते हैं हम Q2 टू द एनर्जी स्पेंट पर साइकिल यानी W। सो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा है तो अगेन आज यहाँ पे हम रेफ्रिजरेटर का 0% जिक्र करेंगे। जो मेरा वन शॉट का लास्ट के 7 मिनट्स हैं वहां मैंने मेरे 10 साल पुराने नोट्स निकाल के समझाया है। ओके तो वो टॉपिक ऐसे घाई में समझने जैसा है ही नहीं, एंड रेफ्रिजरेटर भी आपको एग्जाम में आता है तो आप उसको ऑप्शन में छोड़ो, बिकॉज 3 मार्क्स जितना एक्सप्लेनेशन आप लोग नहीं लिख पाओगे, थोड़ा बहुत लिखोगे, सोर्स सिंक समझाओगे, फिर बस उसके बाद मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स का पेन चलेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ कहता है मैकेनिकल वर्क कैन बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट
बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, यानी हम कह सकते हैं वर्क एंड हीट आर नॉट इक्विवेलेंट। तो अगेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारा अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से डिस्क्राइब होता है। तो एक बार हम यहां पर भी देखते हैं कि हमारा क्या कहता है सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ हमारा यहां पर भी एक चीज कह देता है। सेकंड लॉ का जो हमारा टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक का कुछ डायरेक्शन के बारे में बात करता है, राइट। सो ये मतलब वही है, टेक्स्ट बुक का कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट एन अमाउंट ऑफ हीट QH फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर एंड यूज इट ऑल टू डू वर्क। ओके, तो वही घूम फिर के बात हो गई, मुझे इंजीनियरिंग का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, माय बैड। ओके, सो सम अमाउंट ऑफ QC मस्ट बी एग्जॉर्टेड टू अ कोल्ड रिजर्वायर। सो बस यही है आपका, फिर तो यही लिखा हुआ है, सबसे बेहतर है वही। ठीक है, चलिए। So state second law of thermodynamics stated by the clauses Kelvin and Planck। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने जो बताया था उसके हिसाब से लिखो। तो heat cannot flow from a cold body to a hot body without the performance of some agency। okay, या फिर external factor। तो देखो हम लोगों को भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि हीट हाई से लो टेम्परेचर पे फ्लो होती है, सबको पता है। बट ये लोग क्या बोल रहे हैं, लो से हाई नहीं फ्लो होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कराना भी है तो कोई एक्सटर्नल एजेंट तो यहां पे लगेगा। एंड रेफ्रिजरेटर्स, AC में हम वही देखते हैं चीज के हम लोग जब नीचे से ऊपर आते हैं तो हम हमारे एग्जॉस्ट एंड सब कंबशन एंड उन सब चीजों का यूज करते हुए फिर ही हम कर पाते हैं। एंड केल्विन ने कहा था इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी बाय कूलिंग अ बॉडी बिलो द कोल्डेस्ट ऑफ द सराउंडिंग। ये तो आपको पता है, केल्विन ने ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बनाया भी है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स आपसे वन लाइन के लिए पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आ जाता है प्लैंक का स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम अ सिंगल बॉडी एंड कन्वर्ट द होल ऑफ इट इनटू वर्क। तो ये तो आपका वही लॉ हो गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स अगर मुझे हार्ड पेपर बनाना है तो मैं ऐसे ही डालूंगा कि क्लॉस, केल्विन एंड प्लैंक की स्टेटमेंट बताओ। कोई भी स्टूडेंट बोलेगा ये कौन है ये कब आए? ओके, तो बट यही है। चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका रेफ्रिजरेटर का ही होता है। सो Q2 आपका अमाउंट ऑफ हीट होता है जो रिमूव किया गया है डिवाइडेड बाय द वर्क डन। एंड वर्क डन तो आपका हीट इंजन में भी यही एक्सप्रेशन है एंड यहाँ पर भी यही एक्सप्रेशन है। सो ये दोनों तो सेम ही है। चलिए, उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये आपका एक्चुअली MHT CET के लिए आता है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक बट MHT CET के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा ये जरूरी हो जाता है। देखो हम कर क्या रहे हैं आप समझो। एक जगह मेरे पास है हीट इंजन का मेरा एफिशिएंसी कोएफिशिएंट। तो हीट इंजन की अगर मैं बात करूं, सो हीट इंजन का मेरा कोएफिशिएंट क्या कहता है, कहता है 1 - Q2 by Q1 के बराबर, है ना। जो हमारा ये बेसिक सा एक्सप्रेशन है, जिसको मैं दूसरे भाषा में क्या लिख सकता हूं, इसको यहां भेज दूं तो ये हो जाएगा 1 - ईटा इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय Q1 के बराबर। अब रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सो रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला इस तरफ लिखता हूं। सो रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेटर का मेरा कोएफिशिएंट कहता है Q2 डिवाइडेड बाय वर्क डन। वर्क डन होता है Q1 - Q2। सो यहां से अगर मैं इनवर्स ले लूं, बिकॉज न्यूमरेटर सेपरेट होता है कभी भी, डिनोमिनेटर नहीं, तो इनवर्स ले लूं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, 1/अल्फा इज इक्वल टू Q1 - Q2 डिवाइडेड बाय Q2। यहां से मिल जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 -1 के बराबर। इसको भेज देंगे वहां ताकि मेरा एक रेशियो बन पाए पूरा। सो अगर मुझे मेरा रेशियो बनाना है, सो रेशियो एक्चुअली तो यही बस बन ही गया रेशियो, राइट। सो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे मेरा Q1 by Q2 बेसिकली मुझे क्या करना है, दोनों जगह से इक्वेट करना है। क्या करना है, दोनों जगह से इक्वेट करना। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 1/अल्फा माइनस के जगह हो जाएगा यहाँ से +1, राइट। इन्होंने कुछ और फॉर्मेट किया है, 1 मिनट रुक जाओ मैं अपने हिसाब से करता हूं। सो ये हमारा ऐसा था अल्फा, और ये हमारा मुझे उसके साथ इक्वेट करते हुए जाना है, राइट। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं डेटा के फॉर्मेट में भी पुट कर सकता हूँ, राइट। सो यहाँ से मैं डेटा बना के पुट कर सकता हूँ। सो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 1/अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा। ये ऑप्शनल है, मतलब अगर बहुत हार्ड पेपर आ गया तो ये पूछा जा सकता है, और ये एक्चुअली तो आपका CET का एक सम है।
ओके, बट जरूरी है, राइट? ओके, करना तो जरूरी है, तो बस वही पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूं, ठीक है? चलिए, सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं यहां से मैं ले लेता हूं 1/अल्फा, ठीक है? इसको ऐसे का ऐसा ही रखता हूं, और यहां से है Q1 डिवाइडेड बाय Q2 -1। सो अगर मैं क्या कर सकता हूं, Q1 डिवाइडेड बाय Q2, तो इसको यहां से उल्टा कर देता हूं। सो यहाँ पे उल्टा कर दूंगा, सो हो जाएगा 1/1 माइनस ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2। सो वहां पे पुट कर दूंगा मैं 1/1 माइनस ईटा, माइनस हो जाएगा यहाँ से 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हो जाएगा 1 माइनस में यहाँ से ऐसा, और डिवाइड में पूरा हो जाएगा ये ऐसा। माइनस है, ब्रैकेट की साइन खुलेगी, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। सो यहाँ पे मेरे पास बचेगा कुछ ऐसा, नीचे है कुछ ऐसा, 1 और -1 कैंसिल, ईटा अपॉन में आ रहा है 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू दी 1/अल्फा के बराबर। सो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी का फॉर्मूला एंड हमारा हीट एनर्जी का जो कोएफिशिएंट है ऑफ परफॉर्मेंस, एंड हमारे रेफ्रिजरेटर के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन हार्ड पेपर मुझे बनाना है, सो मैं क्या करूंगा, हार्ड पेपर बनाना है, सो मैं इसको ही सीधा वो कर दूंगा, ओके, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आप सभी से पूछ लूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा हो जाता है पार्ट्स बताने हैं कार्नोट साइकिल के, कार्नोट इंजन के। सो 3 पार्ट्स ही हमेशा मेन रहते हैं, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सबसे लोएस्ट आ जाता है हमारा सिंक। तो वही है सोर्स। सोर्स क्या करता है? हॉट बॉडी है, हॉट रिजर्वायर है, टेम्परेचर होता है TH, और जितना भी अमाउंट ऑफ हीट हमको चाहिए काम करने के लिए ये देता है। सिंक क्या होता है? कोल्ड बॉडी है, लोअर टेम्परेचर है, TC इसका टेम्परेचर है। अगेन एवरग्रीन सीरीज से आई अज्यूम आपने सब सीखा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पे मैंने सिखाया है, यहाँ लिखने का तरीका एंड थ्योरी वे में बता रहा हूँ। मैकेनिकल अरेंजमेंट एंड वर्किंग सब्सटेंस। सो वर्किंग सब्सटेंस आपका क्या हो जाता है? वर्किंग सब्सटेंस आपका वो होता है जिसके वजह से मेरी इंजन काम करेगी, है ना? सो कोई तो चीज होनी चाहिए, जैसे गाड़ी हमने बना दिया तो पेट्रोल इज द वर्किंग सब्सटेंस, ओके, ठीक है? तो वही है आपका यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस के बारे में कि आप पिस्टन एंड वो सब चीजें लगाते हो जिसमें फ्रिक्शन नहीं है, बिकॉज फ्रिक्शन होगा तो अगेन आपका चीजें प्रॉब्लम करेंगी, आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, एंड फाइनली क्या बोलते हैं हम? आइडियल गैस भर देते हैं एज अवर वर्किंग सब्सटेंसेस। Our heat pump is used to warm a building. What is a heat pump? So heat pump आपका रेफ्रिजरेटर के तरह ही काम करता है, उल्टा काम करता है, यानी सिंक से हीट लेता है, वर्क डन कराने के यूज में लाता है। सो सिंक, सोर्स एंड आपका हो जाता है वर्किंग सब्सटेंस, राइट? सो सिंक, सोर्स एंड यहाँ पे हो जाता है वर्किंग सब्सटेंस। तो हीट पंप हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, इनका डायरेक्शन आपका उल्टा चलता है, ओके। So it is used to heat a building or a similar larger structure by cooling the air outside. देखो अगर मुझे किसी चीज को गर्म करना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, बाहर की चीज मुझे अंदर कुछ गर्म करना है, सो गर्म करने का प्रोसेस क्या होता है? बाय कूलिंग द एयर आउटसाइड इट। अगर बाहर मैं ठंडा कर देता हूं बाहर वाली चीजों का, अभी सुनने में बहुत ऐसे लेम लग रहा होगा बट वही है, क्योंकि हीट पंप हम लोग इतना यूज नहीं करते। बाहर अगर मैं टेम्परेचर घटा देता हूं, ठीक है, मैंने किसी तरीके से बाहर का टेम्परेचर घटा दिया तो अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वार्मर हो जाएगा। सो यही आपका प्रोसेस है। इट वर्क्स लाइक अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग इनसाइड आउट, एंड इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा, प्लीज वॉच वन शॉट, नहीं तो आपको उल्टा पुल्टा समझेगा, फिर आपको ऐसा लग जाएगा कि मैंने गलत करा दिया या मैंने ऐसा करा दिया। एवरग्रीन सीरीज के लास्ट के 6-8 मिनट आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए इसके बाद कार्नोट साइकिल कैसे काम करती है, तो आपको 4 स्टेजेस समझानी है। अगेन आपको वाई नहीं समझाना है, कैसे क्यों काम करती है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है हाउ, ओके, हाउ इट वर्क्स। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस हो जाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो क्या आप लोगों को आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पता है? हाँ सर, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पता है हमको। चलो पहले तो उसको ही एक्सप्रेस करो कि P1 V1 से मैं जाऊंगा P2 V2 पे, राइट? एंड कैसे जाऊंगा? तो वही है, इन अ कार्नोट इंजन देयर आर बेसिकली 2 प्रोसेसेस।
प्रोसेसेस दो ही हैं, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, बट होते दो दो बार हैं। ओके तो फिर आपको वैसे ही पूरा का पूरा समझाना है, एक्सचेंज ऑफ हीट इन स्टेप्स A to B, फिर वापस C to B. For this to be reversible, the heat engine must be isothermal. So this is possible if the working substance of is at the temperature TH of the source while absorbing the heat. मतलब अगर मैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जा रहा हूं तो मेरा टेम्परेचर एक कांस्टेंट TH ही होना चाहिए। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, ये सब आपको कहीं से भी रीड करके नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में अपने हिसाब से ही लिखना है। अब बोलो तो मैं बोल के बता सकता हूं। The Carnot cycle consists of two thermodynamic processes which happens over the 4 stages. The first stage of Carnot cycle includes isothermal expansion, in which the process goes from A point to B point, where at A point the pressure, the volume of my substance was P1 V1, and at B point the pressure and volume becomes P2 V2, but from moving from A point to B point the temperature is constant. Since the temperature is constant, the expansion from A to B is referred to as the isothermal expansion. बोलो एक पैराग्राफ हुआ कि नहीं? Come on. Then next paragraph, second paragraph. Now, since we have reached to the point B where the temperature is constant, where the temperature is still maintained as the original temperature, now it is the time for the adiabatic expansion. Now we know that in adiabatic expansion the Q is 0, right? So that is what is called as adiabatic expansion. So adiabatically we expand the B from C, and now at C we get a new variable of pressure and new variable of volume P and V, but here the temperature changes because in adiabatic process only Q is 0, temperature varies because the internal energy varies. Okay, तो बस कुछ नहीं है, ये ग्राफ समझाना है, लिख के बता, बोल के बता दिया इतना मैंने, इतना अच्छा किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ होगा। चलिए उसके बाद ये तो अपना वही सब चीजें हो गई। एंड स्टर्लिंग साइकिल क्या होती है? सो स्टर्लिंग साइकिल में आपका आइसोथर्मल तो होता है, ये वाला प्रोसेस सिर्फ आइसोकोरिक हो जाता है, दैट्स इट। ओके, कुछ भी और इसमें डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो वही है, पहले आइसोथर्मल, फिर आइसोकोरिक, फिर अगेन आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, आप ऐसे समझाते रहो। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ रहा हूं मैं एज अ बोनस क्वेश्चन। इसको आपको रीड करना है जब भी आप लोगों को समय मिले, बिकॉज मेरी फ्लाइट का समय हो गया है। सो आज मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था। मैंने काइनेटिक थ्योरी मैंने चालू किया है 4 बजे से, कुछ इधर ही हूँ 4 बजे से। इस बार आपने देखा होगा 3rd and 4th चैप्टर के बीच में हुडी वुडी भी नहीं बदली है, बिकॉज समय की थोड़ी सी घटताई है। चलिए, सो ये वाला सम है आपको जो आया है 2025 में, ये भी मैंने सॉल्व कर दिया है। सॉल्व क्यों कर दिया है? बिकॉज लॉग बुक लगेगा, एंड लॉग बुक यहाँ पर हम कवर नहीं करेंगे। सो आपका पूरा का पूरा वही है, आपको सारा का सारा डेटा प्रोवाइडेड है, इसमें मैंने डाला है। बट लॉग बुक में सारी की सारी चीजें होती हैं टू द बेस 10। सो यहाँ पे सिर्फ हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, एन दिया है, आर दिया है, टेम्परेचर दिया है, आपको इनिशियल फाइनल वॉल्यूम दिया है, कुछ नहीं करना है, लॉग बुक यूज करो एंड आंसर आपका आ जाएगा। 2024 में न्यूमेरिकल आया ही नहीं है थर्मोडायनामिक्स से। 2023 में एक ही न्यूमेरिकल आया है जिसमें हम लोगों को कुछ ऐसा यूज करना है। सो इसमें बस आपको कुछ भी नहीं है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइडियल सिलेंडर एट 1। अभी यहाँ पर ना m आएगा, बिकॉज आपका प्रेशर कभी भी छोटा नहीं होता है, प्रेशर ज्यादा ही होता है। सो यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है। एंड 27 डिग्री सेल्सियस, तो प्रेशर पता है 10⁶, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब इनिशियल टेम्परेचर भी यहाँ पर पता है, और मोल दिया गया है 1, यानी 1 मोल भी यहाँ पे हमें पता है। चलिए, आगे क्या है? उसके आगे यहाँ पर हो जाता है कि इट इज द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। सो V2 कितना है? V2 है 2 टाइम्स ऑफ V1 के बराबर, ये भी हमें यहाँ से पता है। कैलकुलेट द वर्क डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक एक्सपांशन में आपको पता है कुछ भी खास नहीं होता है, तो सीधा फॉर्मूला तो यही लगेगा। बट बात वही है, फाइनल वॉल्यूम तो पता है कि 2VI है, और इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूं कि फाइनल वॉल्यूम 2VI है, माइनस VI मिलेगा VI,
प्रेशर मुझे पता है बट VI थोड़ी मुझे पता है, तो वो कैसे पता करूंगा? वो पता करूंगा आइडियल गैस इक्वेशन से। सो आइडियल गैस इक्वेशन में सारे फैक्टर्स मुझे पता हैं, तो यहां से VI निकल जाएगा, यहां डाल दूंगा एंड दैट्स इट। समाप्त करते हैं आज के थर्मोडायनामिक्स के सेशन को यहीं पे। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही हैं। सो नीचे दिया गया प्लेलिस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, दोस्त, सगे संबंधियों के साथ शेयर करो। ट्रस्ट माय वर्ड्स, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काफी लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, बट द यूनिवर्स गोज द अलग वे। ओके, इट फॉलोज अ डिफरेंट पाथवे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, लाइक शेयर ये तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोगों की खुद की जिम्मेदारी है। बट यस, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।